हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक प्रश्न शास्त्र फोर्थ सेम मिड टर्म एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन है। ये 2025 का पेपर है, ज्योतिर्विज्ञान विभाग, लखनऊ यूनिवर्सिटी का। क्योंकि ये मिड टर्म एग्जाम है, ये 1 घंटे का होता है। पूर्णांक 25 होते हैं। 2 खंड होते हैं, वर्ग आ और बा। 4 प्रश्नों में से 2 करने होते हैं, प्रत्येक खंड से एक अनिवार्य है। इसमें चारों प्रश्न दिए हुए हैं, क्रम से हम लोग एक एक को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न था, प्रश्न ज्योतिष में केंद्र के चारों भावों से विचारणीय विषयों की व्याख्या कीजिए। तो इनके विचारणीय विषयों की व्याख्या के लिए एक श्लोक है, जो कि है च्युतिर्विलग्नादि बुक्काच विद्धि मध्यात् प्रवासो स्तन्मन्यादि वाच्यम ग्रहे प्रश्न विलग्न कालाद ग्रहम प्रविष्टो हिबुके प्रवासी। यहाँ पे जो केंद्र के 4 हाउस हैं, उनके जो नाम है, उनको हमने यहाँ पे उपयोग किया है। प्रश्न समय के तात्कालिक लग्न चक्र में तदद भावों में स्थित ग्रह और तदद भावों से फल विचार करना चाहिए। अर्थात प्रश्न ज्योतिष में जो प्रश्न करता है, उस समय की कुंडली बनती है और उसी के अनुसार, जो कुंडली बनती है उसके अनुसार फलों का विचार करना चाहिए। इसमें जन्मकालीन कुंडली का कोई महत्व नहीं होता है। प्रश्न समय में लग्न भाव 1 से च्युति अर्थात परिभ्रंश अर्थात पतन, हानि, स्थान परिवर्तन, अपयश आदि का विचार करना चाहिए। चतुर्थ स्थान से लग्न से विपरीत बातों का विचार करना चाहिए, अर्थात आत्मवृद्धि, धन, सुख, संपत्ति आदि का बढ़ोतरी की विचार करना चाहिए। क्योंकि चतुर्थ स्थान लाभ या सुख भाव है। चतुर्थ स्थान में यात्रोपरांत ग्रह प्रवेश अर्थात यात्रा करके घर वापस पहुंचा है या नहीं, इसका भी विचार किया जाता है। इसलिए इनके नाम भी आप उसी के अनुसार देखते हैं। प्रथम हाउस को च्युति कहते हैं, च्युति अर्थात पतन। चौथे हाउस को वृद्धि कहते हैं, अर्थात हर चीज का वृद्धि बढ़ना। दसम स्थान से यात्रा या परदेश गमन का विचार करना चाहिए। करियर हाउस है, नॉर्मली हम लोग लग्न कुंडली में करियर हाउस कहते हैं इसे। और जनरली करियर के लिए लोग यात्रा करते हैं, बाहर जाते हैं, परदेश गमन होता है। सप्तम स्थान से प्रवासी की निवृत्ति अर्थात लौटने का विचार करना चाहिए। इसका निवृत्ति क्यों नाम दिया गया है? सूर्य यहाँ पे अस्त होता है, निवृत्त होता है, अर्थात यहां से सूर्य वापसी की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वापस इसको पुनः सूर्योदय अर्थात प्रथम भाव में वापस यहाँ पे आना है, इसीलिए इसका नाम निवृत्ति है। तो सप्तम स्थान से प्रवासी की निवृत्ति अर्थात लौटने का विचार करना चाहिए। फर्स्ट हाउस चतुर्विलग्नात से आशय है कि किसी भी प्रकार की च्युति का विचार तात्कालिक प्रश्न लग्न भाव से करना चाहिए। च्युति शब्द का अर्थ हटना है। इस हटने में कभी अधः पतन का भाव और कभी भ्रंश या सामान्यता मार्गादि परिवर्तन का भाव निहित होता है। स्थान परिवर्तन, आवास परिवर्तन, तबादला, अवनति, विचार परिवर्तन, शरीर हानि, रोग्य हानि, धन हानि आदि का विचार लग्न भाव से किया जाता है। यदि प्रश्न लग्न चर राशि हो तो च्युति संभावित है और स्थिर राशि में च्युति नहीं होगी। ठीक है। यदि प्रश्न जब जातक ने प्रश्न किया है और आपने उस समय की जो कुंडली बनाई है, तो उसके लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव में चर राशि हो तो च्युति अर्थात पतन संभव है, और स्थिर राशि होने पे च्युति नहीं हो। अब प्रश्न लग्न अपने स्वामी या शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो या पाप ग्रहों का योग या दृष्टि न हो, तो लग्न की चर राशि का गुण अर्थात चंचलता, परिवर्तन या च्युति प्रमाणित हो जाती है कि अब 100% होगा ही। ऐसी स्थिति में च्युति अवश्य होगी। निष्कर्षतः बलि
बली अर्थात बलवान चर राशि भ्रंश कारक और निर्बल चर राशि भ्रंश का निषेध करती है। भ्रंश का मतलब है यदि चर राशि बलवान हो गई, इसको उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं तो बलवान हो गई, तो भ्रंश कारक है, अर्थात वह आपका पद से अवनति करा देगी, आपका स्थान परिवर्तन करा देगी इत्यादि। और अगर वो निर्बल है अर्थात वहां शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो भ्रंश का निषेध करती है, अर्थात पद का अवनति नहीं होगी और आपका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार प्रश्न लग्न में स्थिर राशि हो तो यात्रा आदि नहीं होती है और सामान्यतः स्थान की प्राप्ति होती है। यदि बली स्थिर राशि लग्न हो तो च्युति नहीं होती। यदि बली स्थिर राशि, देखिए यहाँ पे स्थिर राशि की बात कर रहे हैं, तो अगर स्थिर राशि है तो वो उस कार्य को होने नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे ये भाव क्या करता है, च्युति का काम कराता है। च्युति अर्थात पदावनति का काम करता है, स्थान परिवर्तन का कार्य कराता है। लेकिन चर राशि में स्थिर राशि होने पे वो च्युति नहीं होगी, बल्कि उन्नति, स्थान लाभ, अपरिचित का फल मिलेगा। और यदि द्विस्वभाव लग्न में पूर्वार्ध में चर राशिवंत व उत्तरार्ध में स्थिरवत फल होगा, अर्थात द्विस्वभाव राशि है, 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशि होती है। इस स्थिति में राशि के शुरू के 0 से 15 डिग्री में चर राशिवत बिहेव करेगा और 15 से मतलब 16 से 30 डिग्री के बीच में उत्तरार्ध अर्थात स्थिर राशि के जैसा फल देगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिंदगी के पूर्वार्ध में वो चर राशि जैसा कार्य करेगा और उत्तरार्ध में वो स्थिरवत राशि जैसा कार्य करेगा। पर कभी कभी द्विस्वभाव राशि की प्रवृत्ति नानुकूल सोच समझकर अर्थात विलंब वाली होती है, और कभी कभी वो ऐसा करता है, नानुकूल करता रहता है और फिर अचानक वो स्थान परिवर्तन हो जाता है या उस कार्य में वो विलंब कर देता है। इसी प्रकार भ्रंश दिखता हो तो उसमें भी विलंब होता है। हीन बली स्थिर राशि उन्नति का विधान नहीं करती, केवल अवनति का यथाशक्ति निषेध करती है। स्थिर राशि की बात कर रहे हैं तो स्थिर राशि में यह च्युति के विपरीत कार्य करेगा। पर हीन है ये राशि, बली स्थिर राशि है, हीन बली स्थिर राशि उन्नति का विधान नहीं करती, केवल अवनति का यथाशक्ति निषेध करती है। ना ही उन्नति होगी ना ही अवनति होगी, बस बीच की स्थिति रहेगी। उसी प्रकार हीन बली चर राशि भी परिभ्रंश को रोकती है और उन्नति भी नहीं देती है। अब चलिए चौथे हाउस के बारे में पढ़ते हैं। यह है हिबुकाच्य वृत्ति, क्योंकि चौथे हाउस का नाम हिबुक कहलाता है, इसलिए इसको हम हिबुकाच्य कहते हैं। ये इनके ओल्ड नेम्स हैं। तो हिबुकाच्य वृत्ति से तात्पर्य है कि उन्नति, बढ़ोतरी, संपत्ति से लाभ, संपत्ति की प्राप्ति, वाहनादि सुख की गवेषणा चतुर्थ भाव से करनी चाहिए। जिस भाव पर उसके स्वामी ग्रह या शुभ ग्रहों का दृढ़ योग होगा और पाप दृढ़ योग नहीं होगा तो उस भाव की वृद्धि होगी, और पाप दृढ़ योग हो तो हानि होगी। चतुर्थ भाव के विचारणीय विषय और भी हैं, जैसे गणाधन, औषधि, मित्र, जल, पितृबाधा, यात्रा, ग्रामादि का शुभ, गृह प्रवेश, माता, देश भक्ति, देश संबंधी कार्य और सरकार से लाभ का विचार भी चतुर्थ भाव से करना चाहिए। अब 10वें हाउस की बात करते हैं। तो 10th हाउस को कहते हैं मध्यात प्रवास, क्योंकि यह मध्य में लगभग आता है। तो मध्यात प्रवास, करियर के लिए आप बाहर जाते हैं, जैसे हम प्रवासी या भारतीय जैसे कहते हैं ना, दूसरे देश में गए लोगों को प्रवासी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रवास है, क्योंकि मध्य में आता है 10वां हाउस, इसलिए मध्यात प्रवास है। तो इस हाउस से कहा गया है कि परदेश गमन व वहीं ठहरने का विचार 10म भाव से करना चाहिए। यदि 10म भाव उक्त प्रकार से बली हो तो प्रवास अर्थात विदेश यात्रा होगी, लेकिन उसमें चर राशि होना आवश्यक है। यदि चर राशि हीन बली होकर 10म में हो तो प्रायः प्रवास की बात टल जाती है अथवा प्रवास लाभकर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे चर राशि तो है पर वो हीन है। चर राशिहीन अर्थात वहां चर राशिहीन मतलब चर राशि नहीं है, तो अचर या द्विस्वभाव राशि है और वो बली है, तो इस स्थिति में वो प्रवास लाभ करते हैं।
यदि वहां बली स्थिर राशि हो तो प्रवास होगा ही नहीं, और हीन बली स्थिर राशि होने पर प्रवास का सर्वथा निषेध नहीं होता है। हो सकता है ऐसी स्थिति में प्रायः व्यक्ति सोचता रहता है कि मैं चला गया होता तो अच्छा रहता है, लेकिन वह जा नहीं पाता है। असमंजस की स्थिति है। तो कुल मिला के इन सबको पढ़ने से आप ये समझ गए हैं कि जो हाउस जिस कैरेक्टर को शो करते हैं उसके लिए चर राशि, वो भी बलवान चर राशि का होना जरूरी है, तो वो कार्य हो जाएगा, वो हाउस अपना फल दे देगा। यदि इसके एकदम विपरीत है, चर राशि की जगह अचर राशि लगी है और वो बलवान भी है, तो उस हाउस के कैरेक्टर के विपरीत काम होगा। जैसे 10वां हाउस प्रवास विदेश गमन का बात करता है, तो चर बली होने पे विदेश गमन होगा, अचर बली होने पे विदेश गमन नहीं होगा। 7वां हाउस देख लीजिए, 7th हाउस अस्तमयान निवृत्ति। इसका नाम ये क्यों दिया गया है? क्योंकि यहां पे सूर्य अस्त होता है। और ये इसका कैरेक्टर क्या है? 7वें निवृत्त होना, इसीलिए इसका नाम है अस्तमयान निवृत्ति। तो यह हाउस में बताया गया है कि प्रवास से लौटने का विचार सप्तम हाउस से करना चाहिए, लेकिन वस्तु खरीदना, स्वास्थ्य, व्यापार, मुकदमा, कामेक्षा, नौकर, स्त्री, चोरी, यात्रा से निवृत्ति, यातायात, वेश्यावृत्ति, यात्रा, चोरी का माल, लेन देन आदि भी इसी भाव से देखने चाहिए। याद करना आसान है। देखिए, ये साझेदारी का हाउस है, विवाह भी एक साझा है, तो विवाह यहां से देखते हैं। काम इच्छा या संभोग, ये भी एक दो लोगों की स्वेच्छा से किया गया कार्य है, समझौता है, वो भी यहीं से देखा जाएगा। नौकर, चाकर, स्त्री, ये सब समझौता है। नौकर तभी आप क्या रहेगा जब उसका आप पेमेंट करेंगे, कोई समझौता करेंगे। व्यापार, मुकदमा, व्यापार में भी समझौता होता है, मुकदमा में भी या तो समझौता आप कर लेते हैं या समझौता आपका जज करवाता है। स्वास्थ्य भी एक तरह का समझौता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आप हेल्दी डाइट से लेंगे तो ये एक समझौता है, तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। नहीं लेंगे तो स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह के आप समझ इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा हाउस है जहां हम शेयर करते हैं लोगों के बीच में चीजों को, समझौता, शेयरिंग इत्यादि है। वैश्यावृत्ति भी, वैश्यावृत्ति में हम बाई करते हैं तात्कालिक सुख के लिए, तो वो भी इसी हाउस से देखा जाता है। तो इतने जो कैरेक्टर हैं इस भाव से देखने चाहिए। यदि सप्तम स्थान पर शुभ ग्रहों की या सप्तमेश की दृष्टि हो और वहां चर राशि हो, तो प्रवासी का आगमन होता है। देखिए, यहां पे सिर्फ एक कैरेक्टर को हम बता रहे हैं, प्रवासी का आगमन। 10वें हाउस से तो प्रवास था, मतलब उसका विदेश जाना। 7वें हाउस से वापस आने का बाद विचार करते हैं। चर राशि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अर्थात चर राशि बलवान है, तो प्रवासी का आगमन होगा। यदि उक्त प्रकार से हीन बली चर राशि सप्तम में हो तो प्रवासी की निवृत्ति नहीं होती, तो प्रवासी वापस नहीं आएगा, क्योंकि हीन हो गई ना यहाँ पे। यदि स्थिर बल राशि बली हो तो निवृत्ति नहीं होगी, कोई चांस नहीं, प्रवासी वापस नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रवास के दौरान आनंद से रहता है, मतलब जो जहां गया है वहां वो बहुत आनंद से है, वो क्यों वापस आएगा, और कदाचित लौटना भी नहीं चाहता। यदि हीन वाली स्थिर राशि वहां हो तो प्रवासी लौटना चाहकर भी किन्हीं मजबूरियों के कारण लौट नहीं पाता। अब स्थिर राशि है तो वो आना तो चाहता है, क्यों क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि वो हीन बली है, मतलब वो बलवान नहीं है, कमजोर है। तो स्थिर राशि वापस लाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन किन्हीं मजबूरियों के कारण वो वापस लौट नहीं पाता है। इसमें एक श्लोक भी है, ग्रहम प्रविष्टो हिबुके प्रवासी, से ग्रंथकार का यही तात्पर्य है। दूर देश में स्थित प्रवासी की निवृत्ति चतुर्थ भाव से देखनी चाहिए। समझिए, सप्तम स्थान वह जगह है जहां से प्रवासी वापसी यात्रा शुरू करता है। चतुर्थ स्थान उसका अपना घर है, अर्थात प्रवास निवृत्ति की मंजिल होती है। अर्थात यात्रा मार्ग के दोनों छोरों पर प्रतिनिधित्व सप्तम व चतुर्थ को प्राप्त है।
चतुर्थ स्थान अपना घर है, अतः उसके बलि होने पर अर्थात चतुर्थ पर चतुर्थ से या शुभ ग्रहों की दृष्टि की योग योग दृष्टि हो और पहले ही विचारित सप्तम स्थान से निवृत्ति दिखती हो तो प्रवासी को घर लौटा हुआ ही समझना चाहिए। अर्थात सप्तम हाउस के बारे में थोड़ा सा डिटेल यहां दिया गया है कि सप्तम हाउस का फाइनल क्या रिजल्ट आएगा, वो जो विदेश गया है वो वापस आएगा भी कि नहीं आएगा, इसका 100% कैसे जांच करें तो चौथे हाउस को देखा। चौथे हाउस में चर राशि लगी है और वो बलवान है, तो इसका मतलब है कि निवृत्ति होगी और वो वापस अपने घर जरूर जाएगा। तो सातवें और चौथे का कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो सातवां गुण प्रकट करता है उसका फल चौथे में दिखाई देता है। द्वितीय प्रश्न जो आया था 2025 मिड टर्म एग्जाम में, वो है मुष्टिगत प्रश्न का निर्णय करते हुए धातु, मूल और जीव के कारक तत्वों का परिचय दीजिए। मुष्टि, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मुट्ठी की बात करते हैं। यहाँ मुष्टि मुट्ठी नहीं है, यहाँ पे मुष्टि मतलब मुख वस्तु का स्वरूप है। तो कोई वस्तु या मुख वस्तु का स्वरूप, उसी को हम मुष्टिगत, मुष्टि मतलब मुट्ठी और गत मतलब चली गई, मतलब जो आपके हाथ से चीज निकल गई वो मुष्टि गत हो गई, आपके हाथ से निकल गई, इसलिए मुष्टि गत। श्लोक क्या है? स्वान से विलग्ने यदि वा त्रिकोणे स्वान से स्थिता पश्यति धातुम चिंताम परांश कस्य करोति जीवम मूलम परांशोपगतः परांशमा। मूक प्रश्न या चोरी गई वस्तु के स्वरूप का निर्णय करने के लिए इस प्रकार विचार करना चाहिए। कैसे? यदि अपने ही नवांश में स्थित ग्रह, यदि अपने ही नवांश में स्थित ग्रह लग्न पंचम या नवम स्थान में पड़े, मतलब वो ग्रह अपने लग्न में है या पंचम में है या नवम में है, और इन लग्न पंचम नवम में ही उसका नवांश भी है, मतलब ऐसी राशि में है जो किसकी नवांश की राशि है, और वो स्थित कहाँ है? त्रिकोण में, मूल त्रिकोण जिसे कहते हैं। यदि अपने ही नवांश में स्थित ग्रह लग्न पंचम या नवम स्थान में पड़े, अपने ही नवांश को देखे तो धातु संबंधी प्रश्न कहना चाहिए। उस स्थिति में आप धातु संबंधी प्रश्न के बारे में बता सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे कोई प्रश्नकर्ता आपके पास आया कि भैया मेरा कुछ सामान खो गया, बताइए क्या सामान है, तब हम अगला, तब आप चिंतित हो जाएंगे, भाई अब आपको दो आंसर देने, पहले तो ये बताना क्या खोया है, फिर ये बताना है कि वो जो खोया है वो मिलेगा, कब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा। तो यदि अपने ही नमाज में स्थित ग्रह लग्न पंचम या नवम स्थान में पड़े, अपने ही नमाज को देखे तो धातु संबंधी प्रश्न करना चाहिए। दूसरा, यदि अन्य ग्रह के नमाज में बैठकर ग्रह, देखिए अब वो अपने नमाज में नहीं है, अन्य ग्रह के नमाज में बैठकर ग्रह 1, 5, 9 भावों में पड़े अपने नमाज को देखे तो जीव संबंधी। वहां तो दोनों नवम नवम नमाज नमाज थे, अपने ही नमाज में बैठा है और त्रिकोण में अपने ही नमाज को देख रहा। यहाँ एक स्थिति कमजोर हुई, अन्य ग्रह के नवांश में बैठा है पर 1, 5, 9 मूल त्रिकोण में अन्य ग्रह के 1, 5, 9 में पड़े भावों में पड़े अन्य ग्रह के नवांश को देखे तो मूल संबंधी चिंता। तो आपने देख लिया, हमने तीनों बता दिए, तीनों की कंडीशन। पहले में दोनों में अपने ही नवांश में है, 1, 5, 9 में ही बैठा है और 1, 5, 9 में ही अपने नवांश को देख रहा है, तो धातु संबंधी। दूसरी स्थिति में अन्य ग्रह के नवांश में बैठा है पर 1, 5, 9 भाव में पड़ने वाले अपने नवांश को देख रहा है, तो जीव संबंधी प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि उसने बताया नहीं है जातक ने कि वो क्या वस्तु के बारे में पूछना चाह रहा है, तो जीव संबंधी आप समझ जाए। तीसरा, यदि अन्य ग्रह के नवांश में बैठकर 1, 5, 9 भावों में पड़ने वाले अन्य ग्रह के नवांश को देख रहा हो
तो मूल संबंधी चिंता करनी चाहिए। तो तीनों हमने बता दिया। पहला वाला सबसे मजबूत स्थिति है धातु के लिए, फिर एक स्थिति कमजोर किया तो द्वितीय बनी, फिर दोनों स्थिति में अपने वो ग्रह अपने नवांश में नहीं है, ना ही अपने नवांश को देख रहा है, तो तृतीय स्थिति बन गई, और एक क्रमशः धातु, जीव और मूल है। अब हमें क्या बताना है? प्रश्न के संदर्भ में सभी पदार्थों को तीन प्रमुख भागों धातु, जीव, मूल में बांटा गया है। इनके कारक तत्व निम्न है। देखिए, अब हमने दुनिया के सारे तत्वों को तीन ही भागों में बांट दिया, क्योंकि प्रश्नकर्ता दुनिया में जितनी चीजें पाई जाती हैं उसमें से किसी एक चीज के बारे में पूछेगा ना, जो उससे खो गई है। वो धातु भी हो सकती है, जीव भी हो सकती है, मूल भी हो सकती है। इन तीन वर्गों में हमने विभाजित किया है। अब इन तीन वर्गों में क्या क्या चीजें हैं वो देख लीजिए। धातु का मतलब क्या? धातु से तात्पर्य समस्त खनिज, धन भी, संपत्ति, व्यावसायिक, आवासीय, भूमि आदि, अर्थात पृथ्वी से संबंधित मनुष्यतर समस्त चलायमान पदार्थ और स्वयं पृथ्वी से। जीव से तात्पर्य प्राणी से है। इसमें द्विपद, चतुष्पद, अंडज, स्वदेश, जरायुज सभी किस्म के जीवधारियों का ग्रह है। नाम से ही पता चला, जीव मतलब पूरा लाइफ। मूल से तात्पर्य वृक्षादि जड़ जीव हैं। इसमें घास फूस, बाग बगीचा, खेती बाड़ी इत्यादि का बारे में बात करते हैं। अब यह देखना है कि प्रक्षक का मूक प्रश्न या वस्तु प्रश्न किस वर्ग से संबंधित है। ऐतदर्थ लग्नगत नवांश को देखिए। अब उस नवांश राशि के स्वामी ग्रह को देखिए कि वह किस राशि नवांश में स्थित है। यदि लग्नगत नवांश से कहीं भी अपने नवांश में बैठकर 1-5-9 भाव को देखता है तो धातु वर्ग से संबंधित प्रश्न होता है। यदि लग्न नवांश से अपने नवांश में नहीं तथापि 1-5-9 भावों में अपने नवांश पर कहीं दृष्टि रखे तो जीव संबंधी प्रश्न होता है। यदि लग्न नवांश अपने नवांश में ना हो और ना ही अपने अपने नवांश बल्कि दूसरे किसी नवांश को देखे, अन्य ग्रह निज के नवांश को देखे, इस स्थिति में तो मूल वर्ग से संबंधित प्रश्न होता है। ये तीनों वही जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था वही थे। अब इसमें एक उदाहरण भी दे दें जिससे कि आप समझ सकें। एक कल्पित उदाहरण से इस विषय को और स्पष्ट किया जा रहा है। एक उक्त प्रकार मेष लग्न में कोई प्रश्न करे, मतलब आप जब प्रश्न किया, आपने प्रश्न लग्न की कुंडली बनाई और वो मेष लग्न की बनी। यदि उक्त प्रकार मेष लग्न में कोई प्रश्न करे और वहां मेष का नवांश हो और उसका स्वामी ग्रह मंगल मकर में या कन्या में या तुला में निर्दिष्ट अंशों में रहने से निज नवांशस्थ होकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, साथ ही नवम पंचम को भी देखेगा, तब धातु संबंधी प्रश्न कहा जाएगा। अब यहां तीनों कुंडली बना दी गई है, आप देख सकते हैं। 1 नंबर, ये 1 2 3 4 5 दिया है, यहाँ पे 3 डिग्री इस तरह से डिग्रीज लिखी हुई है। ये धातु संबंधी प्रश्न कब बनाएगा? जो क्वेश्चन हमने ऊपर दिया उसमें अगर ये स्थिति है तो धातु, ये स्थिति है तो जीव, और ये स्थिति होने पे मूल प्रश्न कुंडली बनेगी। साथ में हमने कैसे हम दिखाते हैं कि नवांश क्या होता है। जैसे मेष राशि में मेष खुद 0 से 3 डिग्री 20 मिनट में होती है और उसका प्रथम भाव में ही होता है। मतलब मेष राशि के केस में यदि मेष राशि का लॉर्ड मंगल खुद 0 से 3 डिग्री 20 के बीच में हो तो हम कहेंगे कि जो इसका ग्रह स्वामी है मेष राशि का, वह अपने ही नवांश में स्थित है। ठीक, अब वो देख किसको रहा है? अगर उसकी दृष्टि, जैसे अगर हम मंगल की बात करें तो 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है, चौथी दृष्टि कहां पड़ रही है, 8वीं दृष्टि कहां पड़ रही है। और अगर ये 1-5-9 में पड़ रही है और वो अपने नवांश में ही है 0 से 3 डिग्री मेष राशि में, और 1-5-9 में कहीं उसकी दृष्टि पड़ रही है और उसमें वो अपने ही नवांश को देख रहा है,
अपने ही नवांश को मतलब इन डिग्रीज में अगर कोई ग्रह है तो। इसी तरह से हम वृष राशि के बारे में बात करें तो वृष राशि का लॉर्ड, दूसरे नंबर राशि का लॉर्ड, यदि 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हो अपनी ही राशि में, तो हम कहेंगे कि वह ग्रह अपनी ही राशि के नवांश में स्थित है। और इस तरह से हम विचार करते हैं। यदि मंगल उक्त स्थानों में स्थित हो और अंश भेद से अपने नवांश में ना हो तो जीव। इसी प्रकार मूल प्रश्न में लग्न में शुक्र नवांश है और मंगल भी शुक्र नवांश में है, अतः लग्न भी अपने नवांशस्थ पर नवांशस्थ व लग्न दृष्टा मंगल भी पर नवांशस्थ है, अतः मूल प्रश्न। तो यहाँ पे उस एक्सप्लेन किया गया कैसे वो मूल प्रश्न में कन्वर्ट होगा, या जीव में या धातु। तृतीय प्रश्न, प्रश्न ज्योतिष में शत्रु के गमन और आगमन का विचार कैसे करते हैं, सविस्तार वर्णन कर। शत्रु अटैक करेगा अर्थात आगमन होगा, या शत्रु गमन कर जाएगा या वापस चला जाएगा। तो इस स्थिति में इसको हम विस्तार से आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सामान्य गमागम अर्थात गमन आगमन, ये आपका टॉपिक है, यही प्रश्न किया गया है। तो यदि वृष सिंह वृश्चिक एवं कुंभ राशि प्रश्न लग्न में हो तो स्थान लाभ कहना चाहिए। उक्त स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशियां होती है। 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां होती हैं। 2, 5, 8, 11 स्थिर होती हैं और 3, 6, 9, 12 आपकी द्विस्वभाव राशि है। ये आपको याद होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे 2, 5, 8, 11 के बारे में लिखा है कि यदि लग्न में हो तो स्थान का लाभ कहना चाहिए। उक्त स्थिर राशि प्रश्न लग्न में होने पर गमन या आगमन नहीं होता है, क्योंकि यह स्थिर राशि है, आप वहीं रहेंगे, ना कोई आएगा और ना आप जाएंगे। रोगी के जीवन मृत्यु से संबंधित प्रश्न होने पर प्रश्न लग्न यदि स्थिर राशि में है तो रोगी की मृत्यु नहीं। जैसे कोई आया आपसे प्रश्न करने कि मेरे ये संबंधी की तबीयत खराब है, मुझे बताइए कि तो रहेंगे या चले जाएंगे, तो उसी वक्त आप प्रश्न कुंडली निकालिए और देखिए लग्न भाव में चर है कि स्थिर है कि दुष्भाव है। स्थिर राशि है, वो भी बलवान है, तो वो रहेंगे और दीर्घायु। इसी प्रकार धन लाभ संबंधी प्रश्न में धन लाभ और नष्ट वस्तु प्रश्न में संभावित नाश या चोरी हरणादि नहीं होता है। ठीक है, धन लाभ संबंधी में अगर स्थिर राशि है मतलब धन लाभ होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि धन लाभ के लिए तो धन को आना पड़ेगा ना, स्थिर राशि लगेगी आएगा ही। तो उसी तरह से नष्टोपलब्धि या नष्टगत वस्तु या चोरी हुई है कि नहीं हुई है, नहीं होगी, वो स्थिर है। अर्थात वो वस्तु आपको मिल नहीं रही है पर वो आपके घर में ही है, वो आपसे गुम हो गई है बस, और उसकी चोरी नहीं हुई है। तो उसके बारे में आप कैसे देख सकते हैं, यदि स्थिर राशि है और वो भी बलवान लग्न भाव में। यदि रोग शांति का प्रश्न हो तो रोग की शांति नहीं होती है और ना ही पराजय प्रश्न में शत्रुओं द्वारा प्रश्नकर्ता की पराजय। चर स्थिर दुष्भाव, अब ये राशियां हैं मेष कर तुला मकर, इन्हें हम 1, 4, 7, 10 कहते हैं। स्थिर वृष सिंह वृश्चिक कुंभ 2, 5, 8, 11 कहते हैं। मिथुन कन्या धनु मीन ये दुष्भाव राशियां हैं 3, 6, 9, 12 यह पहले बता चुका। तो चर राशि चंचलता स्थान भ्रंश से परिवर्तन अर्थात रोग धन शोक जीवनादि के प्रस्थान की को बताती हैं। स्थिर राशियां स्थिरता को प्रकट करती हैं और द्विस्वभाव राशियां स्थिरता व चंचलता, ये दोनों गुण यथावसर विस्तृत रूप में विद्वान रहते हैं। प्रश्न के माध्यम से विचारणीय विषय की सिद्धि या असिद्धि का विचार चंद्रमा लग्न नवांश एवं संबंधी भाव से करना चाहिए। चंद्रमा बीज है, लग्न फूल है, नवांश फल
एवं भाव फलोपभोग है। उक्त चारों पक्ष जब शुभ युक्त दृष्ट होंगे या बली होंगे तो अवश्य ततत फल की प्राप्ति होगी, अर्थात वो चारों भाव जो अपने फल बता रहे हैं उसकी प्राप्ति। इनमें कुछ पक्ष कमजोर हो तो अनुपातानुसार फल में कमी आएगी, ह्रास होगा। शत्रु के पलायन का योग, जो आपका शत्रु है वो भाग जाएगा कि नहीं। सुत शत्रु गतये पापे शत्रु मार्गान्निवृत्ते चतुर्थ गैरपि प्राप्ता शत्रुर्भगो निर्वृत्ति। यदि प्रश्न लग्न में पंचम व षष्ठ स्थानों में पाप ग्रह स्थित हो तो आक्रमण करने के लिए आने वाला शत्रु रास्ते से ही लौट जाता है। तो पंचम और षष्ठ स्थानों में पाप ग्रह स्थित है, मतलब आपके खुद ही के पाप ग्रह इतने स्ट्रांग हैं कि जो आप पे आक्रमण करने आ रहा है और उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी और वापस वो चला जाएगा। यदि प्रश्न लग्न से चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह स्थित हो तो शत्रु पास आकर या आक्रमण करके भी पराजित होकर लौटता है, क्योंकि चौथा हाउस आपका घर है, सुख है, और वहां पे पाप ग्रह बैठा है तो वो शत्रु को पास आने नहीं देगा, और अगर वो आ भी गया तो उस पर आप आक्रमण करके उसको पराजित करके वापस कर। अब इसकी उपपत्ति इस प्रकार है कि प्रक्षक के शत्रु स्थान अर्थात षष्ठ स्थान में पाप ग्रह शत्रु को पापाक्रांत पीड़ित बनाता है। मतलब प्रक्षक पूछने वाले के सन्न अर्थात षष्ठ स्थान में पाप ग्रह बैठा है तो जो अटैकर है, जिसने आपके ऊपर अटैक किया है, उसको वो तकलीफ दे देता है। छठा हाउस रोग दोष इत्यादि का हाउस होता है, और आपका तो वहां पे छठवें हाउस में पाप ग्रह बैठा है तो वो पाप ग्रह शत्रु को पीड़ित कर देगा, पापाक्रांत बना देगा, पीड़ित बनाता है। और शत्रु के द्वादश स्थान मतलब प्रश्न लग्न से, क्योंकि द्वादश स्थान की बात कर रहे हैं, छठे से सातवीं दृष्टि पड़ती है, इसीलिए शत्रु के द्वादश स्थान वो प्रश्न लग्न से पंचम में पाप ग्रह बैठकर इस पीड़ा को अतिशय बढ़ा देता है। अतः शत्रु का लक्ष्य भेदन से पूर्व ही पलायन सिद्ध हो जाता है, क्योंकि शत्रु के द्वादश स्थान को पीड़ित कर देता है। वहां सातवीं दृष्टि षष्ठ में बैठ के, छठे भाव में बैठ के सातवीं दृष्टि से सभी ग्रह देखते हैं 12वें हाउस को, और इसीलिए पापाक्रांत बना देता है और शत्रु को कोई ना कोई पीड़ा देके। इसी प्रकार प्रश्न लग्न से चतुर्थ स्थान शत्रु पक्ष का प्राप्ति स्थान होता है। प्राप्ति अर्थात विजय प्राप्ति का विचार चतुर्थ से किया जाता है। फलस्वरूप प्रश्न के चतुर्थ में पाप ग्रह होने पर शत्रु को प्राप्ति अर्थात विजय प्राप्त नहीं होगी, वह आक्रमण कर भी देगा तो निश्चय से पराजित होकर भागेगा। अन्यत्र भी इस प्रकार के योगों का प्रयोग आजकल भी इस प्रकार किया जा सकता है। डाकू या बदमाश चुनौती देकर किसी के यहाँ आने वाले हैं, यदि इस प्रकार इस स्थिति में पूछा जाए कि डाकू आएंगे या नहीं अथवा क्या परिणाम होगा, तब इस योग का एवं अन्य जय पराजय योगों का प्रयोग कुशल ज्योतिष को करना चाहिए। इसी प्रकार आयकर, बिक्री कर, विदेशी मुद्रा विभाग, पुलिस आदि के छापा मार दस्ते आएंगे या नहीं आएंगे, शत्रु का आगमन, मुकदमे में हार जीत आदि का निर्णय करते समय इन्हीं चीजों को मस्तिष्क में रखना चाहिए, इन्हीं विचारों। अब इस मिड टर्म पेपर का चौथा और अंतिम प्रश्न ज्योतिष में जय पराजय अध्याय विषय पर सविस्तार निबंध लिखना। निबंध का मतलब इसको पूरी समरी, पूरे चैप्टर की समरी ही दे देना है। तो जय पराजय के नियम क्या है? प्रश्न लग्न से प्रथम, सप्तम व दसम स्थानों में शुभ ग्रह नगराधिप अर्थात स्थायी राजा की विजय का संकेत देते हैं। यदि प्रश्न लग्न से नवम स्थान में मंगल व शनि स्थित हो तो प्रश्नकर्ता की पराजय बतानी चाहिए। यदि प्रश्न लग्न से नवम स्थान में बुध, गुरु, शुक्र स्थित हो तो विजय कारक होते हैं। पहले बता चुके हैं कि लग्न स्थान यानी अटैकर, इसको हम याई कहते हैं, अटैकर को याई, और सप्तम स्थान स्थाई, स्थाई का मतलब प्रतिकारी या डिफेंडर जिसे कहते हैं, एवं दसम स्थान
दोनों से केंद्र स्थान होता है, अर्थात स्थाई के लिए दशम स्थान चतुर्थ है तथा लग्न के लिए वो सप्तम है। तो लग्न शुभ ग्रह सप्तम पर पूर्ण दृष्टि रखेगा, साथ ही सप्तमस्थ शुभ ग्रह सप्तम को बरी बनाएगा और दसमस्थ शुभ ग्रह सप्तम से चतुर्थ में शुभ होकर स्थाई के पक्ष को प्रबल बना देगा। इस योग में सप्तम व दसम में शुभ ग्रहों का होना अनिवार्य है। यदि लग्न व दसम में शुभ ग्रह हो तो याई अर्थात अटैकर के पक्ष की प्रबलता सिद्ध होती है, मतलब जो आक्रमणकारी है वो मजबूत है। इसी प्रकार नवम स्थान सप्तम स्थान अर्थात ये स्थाई राजा का पराक्रम स्थान है, स्थाई के लिए यह तृतीय जैसा है। तब वहां मंगल व शनि उसके पराक्रम की हानि करेंगे व शुभ ग्रह उसके प्रताप को बढ़ाएंगे। तो अब इसको एक चार्ट से समझ सकते हैं। वादी या याई जिसे हम अटैकर कहते हैं, वह प्रतिवादी जिसके ऊपर अटैक हुआ है कि शुभाशुभ योग। ये कुंडली बनी हुई है। यहां आप ध्यान से देख सकते हैं 2 1 12 11 10 9। तो ये एक एक्सिस बन गई। कौन सा? जो एक्सिस लेफ्ट हैंड अपर साइड से राइट हैंड लोअर साइड को जाती है, इसके ऊपर याई और उसके नीचे स्थाई या प्रतिवादी, ये हाउसेस हैं। अगर 9 10 11 12 1 और 2 मजबूत हैं तो याई अर्थात अटैकर मजबूत है। 2 5 2 2 सॉरी 3 4 5 6 7 8 मजबूत हैं, तो जिसके ऊपर अटैक हुआ अर्थात स्थाई या प्रतिवादी मजबूत है और उसके जीतने के चांस है। यहां यह दिया गया है। प्रश्न लग्न के तृतीय स्थान से अष्टम स्थान तक 6 राशियां पौर अर्थात नगरवासी प्रतिवादी या स्थाई राजा को प्रतीकित करते हैं, चिन्हित करते हैं। अगर यहां पर शुभ ग्रह हैं, उनकी दृष्टियां हैं, तो वो मजबूत है। नवम स्थान से द्वितीय तक 6 राशियां याई अर्थात जो आक्रमणकारी के पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि उनमें ज्यादा शुभ ग्रह हैं या शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं तो अटैकिंग अर्थात आक्रमणकारी मजबूत है। तृतीय से अष्टम तक सभी शुभ ग्रह स्थित हो तो नगरवासी राजा के लिए शुभ फलदायक होते हैं। इसी प्रकार नवम से द्वितीय तक वह शुभ ग्रह हो तो याई राजा के लिए शुभ होते हैं। यदि पौर प्रतिवादी या स्थायी पक्ष में पाप ग्रह हो तो नगरवासी की पराजय और आक्रमण पक्ष में पाप ग्रह आक्रमणकर्ता की पराजय के द्योतक है। दोनों बातें ऊपर नीचे एक ही चीज है, बस शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह के संदर्भ में बताई गई है। तो मित्रों, इस तरह से ये चौथे सेमेस्टर का प्रश्न शास्त्र का 2025 का प्रश्न पत्र का आंसर कंप्लीट हुए। धन्यवाद। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।